हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2019 में जो मेज़रमेंट इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था उसका आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में जो 20 एमसीक्यू होगा, अगर ध्यान से आप समझिएगा और वीडियो को देखिएगा सुनिएगा तो इस 20 एमसीक्यू की मदद से और भी बहुत सारे एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ के देखिएगा ताकि आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द ईरर मेनली कॉज बाय ह्यूमन मिस्टेक। आदमी के द्वारा जो ईरर होता है उसको कौन सा ईरर कहा जाता है? तो उसको हम लोग ग्रॉस ईरर कहते हैं। तो इस ऑप्शन ए यानी क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर ए होगा, ग्रॉस ईरर जो आदमी के द्वारा किया जाता है मेजरमेंट के दौरान। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ 2 मीटर एक्स एंड वाई 40 मिली एम्पेयर एंड 50 मिली एम्पेयर रिस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन y इज़ मोर सेंसिटिव, x इज़ मोर सेंसिटिव, कौन होगा? तो आप ध्यान से समझिए, मान के चलिए ये कोई मीटर है और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कुछ इतना है, यानी एंगल की अगर बात करें तो मान लेते हैं 60 डिग्री पर ये क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो एक करंट है 40 एम्पियर दे रहे हैं, तभी क्या हो जा रहा है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इतना ज़्यादा 60 डिग्री डिफ्लेक्ट। और दूसरा 50 डिग्री जब दे रहे हैं तब भी ये 60 डिग्री मूव हो रहा है। तो इन दोनों में से पूछ रहा है कौन ज़्यादा सेंसिटिव है? तो ऑब्वियसली है कि 40 मिली एम्पेयर ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि कम करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी तरह ऑप्शन में अगर दे देगा 30 मिली एम्पेयर पर भी अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो XYZ में कौन आपको होगा? तो आंसर होगा 30 मिली एम्पेयर, यानी 30 मिली एम्पेयर पर डिफ्लेक्शन फुल हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। इसी तरह 5 मिली एम्पेयर पर अगर ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट होगा तो 5 ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कम करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सेंसिटिव ज़्यादा है। तो आपका एक्स जो मीटर है वो सेंसिटिव ज़्यादा है, क्योंकि कम करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाई मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। मेजर जो हमने मापा और जो वास्तविक वैल्यू है ट्रू वैल्यू, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है इसको ईरर कहा जाता है। कौन सा ईरर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी होता है, एब्सोल्यूट ईरर कहलाता है, जो कि मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट ओनली व्हेन द मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी डैम्पिंग टॉर्क कब ऑपरेट होना चाहिए या कॉपरेट होगा? जब मूविंग सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो जब स्टेशनरी रहेगा तब आपका डैम्पिंग काम करेगा, एक्चुअली मूविंग है तब काम करेगा, जस्ट स्टार्ट टू मूव है या नियर टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, कहाँ पर वो डैम्पिंग टॉर्क मस्ट ऑपरेट होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए। तो एक्चुअली मूविंग, जैसे ही मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा उसी टाइम से आपका डैम्पिंग टॉर्क आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये डैम्पिंग टॉर्क क्या है? यही डैम्पिंग टॉर्क है जो कि पॉइंटर को ऑक्सीलेट होने से यानी वाइब्रेट होने से, कांपने से बचाता है और एक जगह स्टेशनरी इसको स्थिर करता है पॉइंटर को। तो जैसे ये पॉइंटर मूव करने लगेगा तो वहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क ऑपरेट होने लगेगा, काम करने लगेगा। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है डैम्पिंग टॉर्क का? तो ऑक्सीलेशन को कम करना और पॉइंटर को एक जगह पर स्टेशनरी लाना। तो एक्चुअली जब मूव करने लगेगा तो आपका डैम्पिंग टॉर्क ऑपरेट होने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग टॉर्क इज ग्रेविटी कंट्रोल मीटर प्रोपोर्शनल टू। तो दो तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेविटी कंट्रोल होता है और दूसरा आपका स्प्रिंग कंट्रोल होता है। तो अगर ग्रेविटी कंट्रोल होगा तो मीटर जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? साइन थीटा पर होता है। ठीक है, और अगर मीटर के अंदर स्प्रिंग कंट्रोल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। ठीक है, दूसरा यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि यदि ग्रेविटी कंट्रोल है तो स्केल कैसा होगा? स्केल कैसा होगा? तो यहाँ पर स्केल साइन थीटा होने की वजह से नॉन यूनिफॉर्म स्केल बनता है, यानी 1 यहाँ पर है
तो आपका 2 बगल में होगा, 3 बगल में 4, इसी तरह फिर आगे जाके बढ़ जाएगा 6। तो यहाँ पर स्केल आपका डिस्टेंस बराबर बराबर नहीं होगा, इसी को नॉन यूनिफॉर्म स्केल बोला जाता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल में डिफ्लेक्शन साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और स्प्रिंग कंट्रोल में किसके प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन, तो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा और स्केल आपका यूनिफॉर्म स्केल होगा, यूनिफॉर्म स्केल स्प्रिंग कंट्रोल में, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जनरली हम लोग यूनिफॉर्म स्केल प्राप्त करने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल को प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटी कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इन पीएमएमसी मीटर कैन मेजर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जो मीटर है वो कौन से क्वांटिटी पर काम करता है या कौन से क्वांटिटी को मेज़र करता है, तो ये ओनली डीसी पर ऑपरेट करता है या डीसी करंट या वोल्टेज को मेज़र करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ए, यानी सिर्फ डीसी क्वांटिटी पर काम करेगा। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यानी इसमें से आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर पीएमएमसी पूछा गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसी तरह आपसे एमआई के बारे में पूछा जाएगा। एमआई जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस पर काम करता है, तो एमआई इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ मूविंग कॉइल की बात हो रही है। अगर मूविंग आयरन आपसे पूछेगा तो क्या होता है, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन टाइप हो, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकता है कि इंडक्शन टाइप जो मीटर है वो किस पर काम करता है, तो इंडक्शन टाइप मीटर ओनली किस पर काम करेगा, एसी पर काम करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। तो ये 3 तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पीएमसी डीसी पर काम करता है, एमआई डीसी और एसी दोनों पर काम करता है, और इंडक्शन टाइप है तो ओनली एसी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। डायनामो टाइप वाट मीटर है, आपने पढ़ा होगा वाट मीटर। तो उसके अंदर 2 तरह का कॉइल होता है, एक आपका होता है शंट कॉइल और दूसरा आपका होता है सीरीज कॉइल। तो शंट कॉइल कैसा नेचर का है, रेसिस्टिव है, इंडक्टिव है, किस तरह का है, तो याद रखिएगा डायनामो टाइप वाट मीटर के अंदर, डायनामो टाइप वाट मीटर के बारे में पूछ रहा आपसे, तो वाट मीटर के अंदर जो प्रेशर कॉइल होता है, यानी जो वोल्टेज कॉइल है पैरेलल में लगा हुआ है, वो कॉइल कैसा होगा, तो हाईली रेसिस्टिव होगा, हाईली रेसिस्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर किसमें प्रेशर कॉइल पूछेगा, किसमें, एनर्जी मीटर के अंदर, कि एनर्जी मीटर के अंदर प्रेशर कॉइल कैसा होता है, तो वहाँ एनर्जी मीटर के अंदर आपको याद होगा इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना हुआ होता है, ऊपर में यहाँ पर कॉइल बांधते हैं। तो ये जो कॉइल होगा यहाँ पर शेडिंग कॉइल भी देते हैं हम लोग। तो एनर्जी मीटर के अंदर जो प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल है, वो कॉइल कैसा होता है, तो हाईली इंडक्टिव होता है। एनर्जी मीटर के अंदर हाईली इंडक्टिव होता है प्रेशर कॉइल, और डायनामो टाइप वाट मीटर के अंदर जो प्रेशर कॉइल होता है वो हाईली रेसिस्टिव होता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, डायनामो टाइप वाट मीटर रिस्पॉन्ड टू, यानी ये जो रिस्पॉन्स करता है वो किस पर रिस्पॉन्स करता है, एक्टिव पावर मेजर करता है, एक्टिव है, रिएक्टिव है। एक्टिव में भी आपका एवरेज दिया हुआ है, पीक दिया हुआ है। तो आपको मालूम होगा ये एवरेज वैल्यू को मेज़र करता है और एक्टिव पावर को मेज़र करता है। तो आपका जब भी वाट मीटर है तो वो वाट मीटर एक्टिव पावर को मेज़र करेगा और एवरेज वैल्यू को मेज़र करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। डायनामो टाइप वाट मीटर रिस्पॉन्ड टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2 वाट मीटर मेथड मेजरिंग पावर ऑन 1 वाट मीटर इस रीडिंग इज 0। 2 वाट मीटर लगा हुआ था और 2 वाट मीटर के द्वारा 2 वाट मीटर में से क्या हो रहा है आपका, 1 वाट मीटर जो है ये W1 है और दूसरा W2 है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है लोड से। 3 फेज लोड को क्या कर रहा है, 3 फेज लोड का पावर को मेज़र कर रहा है। लेकिन बोल रहा है कि यदि पावर फैक्टर क्या हो जाए,
द रीडिंग इज़ ज़ीरो, यानी एक आपका वाट मीटर जो है वो रीडिंग कितना शो कर रहा है, ज़ीरो शो कर रहा है, तो आपका पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, यानी कौन से पावर फैक्टर पर ऐसा कंडीशन हो जाता है कि एक वाट मीटर ज़ीरो होगा और दूसरा वाट मीटर रीडिंग शो करेगा। तो ये आप ध्यान से, इसका तो आंसर आपका बी होगा 0.5 पर, यानी आधा जब पावर फैक्टर रहता है 0.5 रहता है तो उस समय आपका एक वाट मीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग शो करेगा और दूसरा वाट मीटर जो है वो टोटल पावर का आधा रीडिंग को नोट करता है, आधा रीडिंग को शो करता है। तो इसमें 3 केस बनता है, वो ध्यान से याद रखिएगा। पहला केस पावर फैक्टर क्या होता है, जब यूनिटी होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा, तो मान के चलते हैं 100 वाट हम लोग को मेज़र करना था, तो ये 100 वाट मेज़र करेगा, तो जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो P1 यानी दोनों P1 भी 50 वाट और P2 भी 50 वाट, ठीक है, यानी दोनों मिलकर 50-50 वाट मेज़र करेगा और दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 100, यानी टोटल का टोटल पावर मेज़र होगा और आधा आधा दोनों मेज़र करेगा। ये केस 1 होगा। केस 2 क्या बनता है, पावर फैक्टर की वैल्यू जब 0.5 यानी आधा पावर फैक्टर रहेगा तो P1 आपका क्या करेगा, 0 मेज़र करेगा और P2 की वैल्यू जो होगी वो 50 वाट होगा, यानी 100 टोटल था उसमें से आधा ही मेज़र करेगा क्योंकि एक वाट मीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ से टोटल पावर 0 + 50 50 हो जाएगा, जिसमें से एक वाट मीटर आपका 0 पावर को मेज़र करेगा। तीसरा केस होता है यदि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, अपोजिट मेज़र करता है, यानी P1 अगर 50 कर रहा है तो P2 आपका -50 करेगा, तो 50 - 50 तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ओवरऑल पावर 0 हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर जब 0 होगा तो 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा जो टोटल पावर मेज़र किया जाएगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर में पूछा गया क्रीपिंग इज द फेनोमेनन विच अकर इन द, क्रीपिंग किस में होता है, अब इसको समझिए थोड़ा सा, क्रीपिंग क्या है। तो एनर्जी मीटर लगा होता है, यहाँ पर कॉयल बांधा हुआ है, नीचे भी कॉयल बांधा हुआ है, नीचे वाले को सीरीज कॉयल, ऊपर में आपका पोटेंशियल कॉयल, बीच में आपका रखा हुआ होता है डिस्क और यही डिस्क क्या होता है, रोटेट होता है। तो जब हम लोग प्रेशर यानी लोड, हम लोग अगर लोड लगाए हुए हैं तो लोड के अकॉर्डिंग जितना करंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा और आपका डिस्क रोटेट करेगा। लेकिन अगर लोड नहीं भी लगा हुआ हो और लोड 0 हो, लेकिन फिर भी चूँकि ये पैरेलल में वोल्टेज कॉयल लगा हुआ होता है तो कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर फ्लो हो रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ मैग्नेट होगा और जो डिस्क होता है वो धीरे धीरे बहुत स्लो माइनर में क्या होता है, घूमता है। इवन आपका लोड डिसकनेक्ट है या लोड आपका बहुत मिनिमम है, लोड मतलब आप करंट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन चूंकि वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज तो 0 नहीं है, वोल्टेज तो आपका प्रेजेंट है, तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर कुछ टॉर्क डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से डिस्क आपका स्लो मोशन में घूमता रहता है। इसी एक्शन को हम लोग क्रीपिंग कहते हैं और ये एक प्रकार का एरर है कि लोड नहीं लगाए हुए तब भी ये घूम रहा है और रीडिंग को यानी आपका बिल उठता रहेगा। तो इस तरह के फॉल्ट को, इफेक्ट को, इस तरह के एरर को हम लोग क्रीपिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यानी क्रीपिंग किस में होता है, तो एनर्जी मीटर के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 10 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि आपको पहले ही बताया था हमने, प्रेशर कॉइल ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कैसा होता है, तो हाईली इंडक्टिव होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, हाईली इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है मेजरिंग रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा वोल्ट मीटर और एमीटर के अंदर कि अगर हम लोग को वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, सीरीज़ के अंदर हाई रेसिस्टेंस को लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लायर। और अगर हम लोग को एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो हम लोग पैरेलल में यानी पैरेलल में लो रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जितना लो रेसिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ पर रेंज बढ़ेगा, तो इसको हम लोग शंट कहते हैं। तो एमीटर में आपसे पूछेगा तो लो रेसिस्टेंस कनेक्ट होता है और उसको शंट कहा जाता है। वोल्ट मीटर में पूछेगा रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके सीरीज़ में हम लोग हाई रेसिस्टेंस लगाएंगे जिसको हम लोग मल्टीप्लायर कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करना है तो क्या लगाएंगे, हाई सीरीज रेसिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाई सीरीज रेसिस्टेंस, इसी को मल्टीप्लायर कहा जाएगा।
12 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन। आपको बताया ऑक्सीलेशन यानी पॉइंटर रखा हुआ है, जब पॉइंटर मेजर करता है तो ये वाइब्रेट होता है। इस साइड से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, दूसरे साइड आपका कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। इन दोनों की वजह से जो पॉइंटर होता है ये वाइब्रेट करता है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से डैम्पिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीलेशन यानी वाइब्रेशन कम होता है, कंपन जो होगा वो कम होगा और पॉइंटर एक जगह पर स्थिर होगा, जिससे आप आसानी से रीडिंग को नोट कर पाएंगे। तो हम लोग इसके लिए यानी ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन यानी ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डैम्पिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर शुड बी ऑफ वेरी हाई रेसिस्टेंस सो दैट, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। किस लिए हाई होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इट मे ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल करंट। अब देखिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, उसको ही बता रहे हैं, लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो लोड के क्रॉस हमको करंट मेज़र करना है, तो लोड के क्रॉस कब होगा, जब करंट जाएगा यहाँ से, तो करंट इधर से, तो इसका रेसिस्टेंस जब हाई होगा तभी तो करंट फ्लो होगा किधर, लोड के क्रॉस, तब आपका मेजरमेंट सही होगा। अगर आपका क्या हो जाए, इसका वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट इधर से फ्लो कुछ हो जाएगा और कुछ लोड की तरफ से चला जाएगा, तो मेजरमेंट आपका सही नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको मेजरमेंट सही करना है तो वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को हाई करते हैं हम लोग, ताकि आपका करंट लोड के क्रॉस फ्लो हो। लोड के क्रॉस फ्लो होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और वही वोल्टेज ड्रॉप ये वोल्ट मीटर मेज़र करके बताएगा, और यही आपका लोडिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट में भी कुछ इसी तरह की बात होती है, यानी लोड रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना है, लोड का रेसिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर का रीडिंग वैरी करता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का मान के चलिए कम रखा हम लोग, तो अगर ये लोड का रेसिस्टेंस और कम ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा है तो करंट किधर से, इसका कम है तो करंट इधर से चला आएगा, और अगर मान के चलिए दोनों का बराबर है तो करंट आधा आधा इधर उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब लोड के अनुसार करंट क्या करेगा, यहाँ पर चेंज करेगा। करंट चेंज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो जाएगा और मेजरमेंट आपका सही नहीं होगा, इसी को लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना ज़्यादा रहेगा तो इसकी तुलना में वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस अगर हाई रहेगा तो करंट ऑलवेज कहाँ से जाएगा, लोड के क्रॉस जाएगा, यानी लोडिंग इफेक्ट मिनिमम होगा यदि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होगा तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि हम लोग इट में ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल, वोल्ट मीटर कम से कम करंट ड्रॉ करे और ज़्यादा करंट किधर जाए, लोड के क्रॉस जाए, ताकि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो। तो हम लोग वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेसिस्टेंस रखते हैं। 14 का करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है सिंक्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट। सिंक्रोस्कोप, इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया है। सिंक्रोस्कोप क्या है, किस तरह से काम करता है, ऑपरेशन वर्किंग क्या है। तो हम लोग इसमें मेनली तौर से फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए इसको करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, फेज चेंज होगा और उसकी वजह से जो सिंक्रोस्कोप का पॉइंटर है वो मूव करने लगेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, यानी फास्ट या स्लो के डायरेक्शन में। तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो सिंक्रोस्कोप है दोनों को सेंस करता है, इंडिकेटिंग द डिफरेंस ऑफ फेज, मेन फेज को करता है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू कॉइल। तो फेज के अंदर अगर अंतर हो या फ्रीक्वेंसी के अंदर अंतर होगा तो सिंक्रोस्कोप का जो पॉइंटर है वो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज यानी फास्ट या स्लो की तरफ मूव करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल दोनों को सेंस करता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इस पर हमारा वीडियो भी बना हुआ, आप देख सकते हैं। केल्विन डबल ब्रिज, तो केल्विन डबल ब्रिज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो सॉरी आपका केल्विन डबल ब्रिज बेस्ट सूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस। यहाँ पर सी लो रेसिस्टेंस को हम लोग मेज़र करने के लिए, सेंस करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं। हाई के लिए तो मेगर का यूज़ किया जाता है, तो हम लोग लो रेसिस्टेंस के लिए
केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल। इस पर भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, अब तो आप ध्यान से याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर 3 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन टाइप, यानी जिसके अंदर आपका इस तरह का पत्ती छोटा छोटा लगा होगा और ये वाइब्रेट करता है और फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो ये मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी टाइप होता है, जो कि अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है पढ़ना, पहले पढ़ना होता था। तो ये मैकेनिकल टाइप होता है। दूसरा आपका फेरोडायनामिक टाइप होता है। फेरोडायनामिक टाइप किस पर काम करता है? तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पर काम करता है। एक्सेल और एक्सी दोनों को सेंस करता रहता है। जब एक्सेल एक्सी सेम होता है तो पॉइंटर स्थिर रहता है, बाकी आपका एक्सेल और एक्सी चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर मूव करेगा। तो ये फेरोडायनामिक जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पर काम करता है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस यानी एक्सेल इक्वल टू एक्सी। तीसरा जो टाइप होता है वेस्टर्न टाइप, इसमें क्या होता है आपका इंडक्टिव कॉइल लगा होता है। डायग्राम आप देखिएगा, इंडक्टिव कॉइल और रेसिस्टर लगा हुआ। तो ये क्या है आपका Z है, R प्लस जे एक्सएल, यानी रेसिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ। इसके अंदर एक्सी नहीं होता, यानी कैपेसिटर नहीं होगा, तो रेजोनेंस नहीं होगा। यानी ये किस पर काम करेगा? तो आपका वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल सर्किट। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इम्पीडेंस पर काम करता है, जिसके अंदर R और आपका L लगा हुआ होता है, C नहीं होता है, यानी रेजोनेंस वाली बात इसके अंदर नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट मेगर पूछा गया है, तो बहुत आसान सा है। मेगर किस पर काम करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करेगा। केसीएल केवीएल इस सब से इसको मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर नाम से देखिए पता चल रहा है क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है। तो मैकेनिकल तो आउटपुट नहीं देगा। ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश, लाइट देगा नहीं। एनालॉग यानी मूवमेंट होगा पॉइंटर का, नहीं। तो बचा कौन? तो इलेक्ट्रिकल, यानी ऑप्टिकल जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो किस पर ऑपरेट कर रहा है? आउटपुट कैसा है इसका? इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, और वही आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट बाइनरी फॉर्म में चेंज करके हमको शो किया जाता है। तो डिजिटल आउटपुट किस फॉर्म में रहेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। लास्ट और 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मीटर होता है। इसका किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये सीरीज रेजोनेंस पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।